हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पार्ट सेकंड ऑफ आफ्टरमैथ ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। सो आफ्टरमैथ ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर के प्रीवियस लेक्चर में यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर से होने वाले नुकसान के बारे में और फॉर्मेशन ऑफ यूएन के बारे में। नाउ आफ्टरमैथ ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर के पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टीशन ऑफ जर्मनी आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। सो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन। और आपका सवाल है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था तो जर्मनी पर किन दो कंट्रीज ने वॉर डिक्लेयर की थी। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए इटली एंड ग्रीस, बी यूएस एंड फ्रांस, सी यूएस एंड ब्रिटेन या फिर डी फ्रांस एंड ब्रिटेन। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। जब जर्मनी की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार हो जाती है और 2 मई 1945 को बर्लिन में सोवियत आर्मीज एंटर कर जाती हैं तो हिटलर अपने आप को यहाँ पर आग लगा लेता है और वो मर जाता है। देन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 17 जुलाई से 2 अगस्त 1945 तक एक कॉन्फ्रेंस होती है और ये कॉन्फ्रेंस होती है पॉट्सडैम में। पॉट्सडैम ये बेसिकली जर्मनी की कैपिटल बर्लिन के पास ही सिचुएटेड है। तो पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस जो थी, पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस में कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स तय किए जाते हैं जहाँ पर के फैसले लिए गए अबाउट द जर्मनी एंड इट्स एलाइज। और ये डिसीजंस क्या थे, तो यहाँ पर जो डिसीजंस लिए गए जर्मनी और उसके एलाइज के बारे में, सबसे पहला डिसीजन तो ये लिया गया कि जर्मनी को कंप्लीटली डिसआर्म कर दो, यानी कि जर्मनी के पास अब कोई भी हथियार मत छोड़ो, ठीक है। देन सेकंड, डेस्ट्रॉय द नाजी पार्टी, नाजी पार्टी को खत्म कर दो। क्रिएट अ डेमोक्रेटिक सेटअप इन जर्मनी, जर्मनी में एक डेमोक्रेटिक सेटअप को स्टेब्लिश किया जाए। एंड फोर्थ एंड लास्ट, जर्मनी को डिवाइड कर देना इनटू द 4 जोन्स। और हम यही देखते हैं कि पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस पर अमल पैरा होते हुए जर्मनी को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू द 4 जोन्स। और ये 4 जोन्स बटे हुए थे यूएसएसआर, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस। अच्छा, जब जर्मनी इन चारों कंट्रीज के बीच में डिवाइड हो गया, सो 1949 आते आते जर्मनी को पार्टीशन कर दिया जाता है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की लाइंस पर, जहां पर कि जर्मनी को रीऑर्गेनाइज किया जाता है इनटू 2 पार्ट्स। और ये दोनों पार्ट थे ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी में बेसिकली सोवियत कंट्रोल्ड गवर्नमेंट थी जो कि एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, और वेस्ट जर्मनी में एक यूएस कंट्रोल्ड गवर्नमेंट थी जो कि एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट थी। और ईस्ट जर्मनी की कैपिटल थी बर्लिन, वेस्ट जर्मनी की कैपिटल थी बॉन। ये जो आप अपने स्क्रीन पर ब्लू और व्हाइट स्टार देख रहे हैं, ये दोनों बेसिकली वहां की कैपिटल को मेंशन कर रहे हैं। एक और स्पेशल बात कि जो बर्लिन शहर था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था बिटवीन द ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी, बकायदा एक वॉल लगाकर जिसको कि बर्लिन वॉल बोला जाता था। ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं बर्लिन वॉल का फोटो। ये एक फिजिकल वॉल थी जो कि बर्लिन शहर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती थी बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी। अच्छा, तो मैंने अभी आपसे कहा था कि जर्मनी को 4 जोन्स में बांटा गया था, बट आपको यहाँ मैप पर 2 जोन्स ही दिख रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी है, आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। तो जर्मनी में बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट पार्टीज थी या 4 मेन पार्टीज थी, और ये पार्टीज थी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी एंड सोशलिस्ट पार्टी। तो यहाँ पर फ्रांस, यूएस और ब्रिटेन ये अपने तीनों पार्ट्स को मर्ज कर देते हैं और ये मर्ज करके क्या बना देते हैं, वेस्ट जर्मनी। जहां पर कि यूएस की लीडरशिप में सितंबर 1949 में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं, और जिसके बाद से वेस्ट जर्मनी अब जाना जाने लगा फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के नाम से, जहां पर के जो गवर्नमेंट थी उसको कंट्रोल कर रहा था यूएस। देन ऑन द ऑपोजिट साइड इन ईस्ट जर्मनी, यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी मर्ज हो जाती हैं और मर्ज होकर ये एक नई पार्टी फॉर्म करती हैं जिसका नाम था यूनिटी पार्टी ऑफ जर्मनी।
और 1949 में ईस्ट जर्मनी में एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ यूनिटी पार्टी ऑफ जर्मनी, जिसके बाद से ईस्ट जर्मनी को जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के नाम से जाना जाने लगा। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो बेसिकली एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी जिसको के कंट्रोल करता था यूएसएसआर, जैसे कि वेस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहा था यूएस, और जो कि कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट थी। तो हम ये देखते हैं कि यूरोप के अंदर ये जो कंट्रीज थे, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, जिसको के आप इस मैप में सर्किल के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर सोवियत यूनियन का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था। क्यों? क्योंकि इन सब कंट्रीज को लिबरेट कराया था, आजाद कराया था सोवियत यूनियन ने फ्रॉम द जर्मन रूल। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जितने भी स्टेट्स जिनके मैंने यहाँ पर नाम लिए, ये सैटेलाइट स्टेट्स बनकर रह जाते हैं यूएसएसआर के। सैटेलाइट स्टेट्स हम बेसिकली उन स्टेट्स को कहते हैं, सैटेलाइट हम किसे कहते हैं, जैसे कि अर्थ है, अर्थ का सैटेलाइट मून है, तो मून हमेशा अर्थ के ही चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, इसीलिए हम उसे अर्थ का सैटेलाइट बोलते हैं, उसी के चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है। सिमिलरली जो कंट्रीज बड़े मेजर कंट्री को अपना माई बाप समझने लगते हैं, तो हम उन छोटे कंट्रीज को सैटेलाइट स्टेट्स बोलते हैं ऑफ दैट बिगर कंट्री। तो इस केस में ये जो भी कंट्रीज थे जिनका कि जैसे कि मैंने नाम लिया, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, ये सब सैटेलाइट स्टेट्स बन जाते हैं यूएसएसआर के। सो नाउ जब 1949 में जर्मनी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया इनटू ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी, तो 1990 तक दुनिया में दो जर्मनी एग्जिस्ट करते थे, जहां पर के ईस्ट जर्मनी में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और वेस्ट जर्मनी में कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट थी। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को यूएसएसआर सपोर्ट करता था, कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट को फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस ये कंट्रीज सपोर्ट करते थे। इसी वजह से तो इन तीनों ने अपने पार्ट्स मर्ज कर लिए थे और जो वेस्ट जर्मनी था वो इतना बड़ा बन गया था। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 1990 में जर्मनी रीयूनाइट होता है, जर्मनी का रीयूनियन होता है यूएसएसआर के टूटने से एक साल पहले, बिकॉज जो ईस्ट जर्मनी था वहां पर जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वो अब काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी थी, बिकॉज यूएसएसआर काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका था। और जो यूएसएसआर कमजोर पड़ चुका था इसके पीछे बेसिकली सबसे बड़ी वजह थी अफगानिस्तान वॉर। यूएसएसआर ने सबसे बड़ी गलती ये की कि वो 1979 में उन्होंने पठानों से पंगा ले लिया, वो घुस गए इन अफगानिस्तान उसको कब्जा करने के लिए। बट हम ये देखते हैं कि 10 साल वहां पर लड़ने के बाद यूएसएसआर अंदर से काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका था, और जिसके चलते यूएसएसआर फाइनली इन 1991 खत्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। और उससे एक साल पहले ऑन 13 जून 1990 जो जर्मनी था वो रीयूनाइट हो जाता है, और जो ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी के सिटीजन्स थे वो मिलकर बर्लिन वॉल को तोड़ देते हैं। आज भी आप बर्लिन शहर जाकर इस वॉल के रेमिनेंट्स को देख सकते हैं। नाउ जर्मनी के दोबारा से यूनाइट हो जाने के बाद अब जो जर्मनी की कैपिटल डिक्लेयर की गई वो डिक्लेयर की गई बर्लिन। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स इन एशिया एंड अफ्रीका आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, और आपका सवाल था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने जब पोलैंड पर अटैक कर दिया था उसके बाद जर्मनी पर जो वॉर डिक्लेयर की थी सबसे पहले वो किसने डिक्लेयर की थी? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस एंड ब्रिटेन। यस माय फ्रेंड्स, जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था उसके बाद जर्मनी पर जो सबसे पहले वॉर डिक्लेयर की थी वो फ्रांस एंड ब्रिटेन ने की थी। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।